नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खबर से, जहां इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत की गुत्थी काफी उलझ गई है। पुलिस अभी तक मिले सबूतों के आधार पर इसे खुदकुशी मान रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्र की मौत की वजह ट्रेन के नीचे आना बताई जा रही है। वहीं पुलिस की इस जांच पर मृतक के जो पिता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। उसके मोबाइल से जो मैसेज आया है, उस आए मैसेज ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। एक निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक रविवार आखिरी बार भोपाल के ट्रैफिक सिग्नल में लगे कैमरे में दिखे। इसके बाद 5:44 पर निशांक के फोन से उनके पिता के फोन पर धड़ाधड़ 3 मैसेज आए। यही मैसेज उसके सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए गए। 6:10 पर पता लगा कि भोपाल नर्मदापुरम ट्रैक पर निशांत का शव मिला है। एम्स में किए गए शॉर्ट पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह ट्रेन से कटना बताया गया है। मृतक के शव का पंचनामा करके आज पीएम के लिए एम्स भेजा गया। मृतक के परिजनों और दोस्तों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई है। अभी तक की जो जांच है उसके आधार पर और परीक्षण करने की आवश्यकता है। संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ही किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचा जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास इसे खुदकुशी मानने की कई वजहें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ट्रेन से कटने की पुष्टि हुई। शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। निशांक के खुद ही घटना स्थल तक पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। उसका अपहरण नहीं हुआ था। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट, कमेंट या लाइक उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में नहीं मिला। पिता भी किसी ऐसी पोस्ट से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता। उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। बहरहाल पुलिस और पिता की थ्योरी को खंगालने सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान कर दिया है। मैं लाइसेंस को निर्देश करने वाला हूँ कि इसमें एसआईटी बना विस्तार से जांच। कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है। जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही पीएम रिपोर्ट में भी आया है। पीएम रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है। कोई चोट का निशान तब का भी नहीं, बाद का भी नहीं। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, दूसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एसआईटी में। खैर, इन सवालों के बीच सोमवार को निशांक का अंतिम संस्कार हुआ। बहन प्रतीक्षा और अंजलि ने अपने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी, मुंह में नर्मदा जल डाला, तुलसी दल रखा और भाई को रोते बिलखते अंतिम विदाई दी। पुलिस का कहना है कि अपनी तफ्तीश में उससे पता लगा है कि निशांक क्रिप्टो में निवेश करता था। उसे कुछ आर्थिक नुकसान भी हुआ था और अपने दोस्तों से भी उसने पैसे उधार ले रखे थे। वहीं उसके परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि निशांक क्रिप्टो में निवेश करता था, लेकिन वो ये नहीं मान सकते कि उसने इतना उधार ले लिया जिसकी वजह से मानसिक दबाव में आकर उसने अपनी जान दे दी। रायसेन से अपने सहयोगी नावेद, संजय दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। यहाँ की स्थिति किस तरह से बदहाल है, ये सच किसी से भी छिपा नहीं। लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति बदतर है, जहाँ 3 साल की डिग्री 5 से 6 सालों में मिल जाए तो कोई भी छात्र अपने आप को भाग्यशाली समझता है। कल पटना की सड़कों पर मगध विश्वविद्यालय के छात्र अपना सत्र नियमित करने और डिग्री समय पर मिलने को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आए। मेरा सेशन 2019 से 2022 है सर। हम लोग का अभी तक पार्ट 1 का डिग्री रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग का एग्जाम जो 2021 अक्टूबर में हो गया था, आज 10 से 11 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोग का पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ, जबकि हम लोग का फाइनल 2022 में हो जाना चाहिए था। हम लोग का शोषण कब तक होगा? हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल प्रीतम कुमार
बिहार के उन हजार छात्रों में से एक हैं जिनका रोना है कि ना पढ़ाई नियमित होती है और ना परीक्षा, और 3 साल का सत्र अगर 5 से 6 वर्षों में खत्म हो जाए तो आप भाग्यशाली हैं। मेरा मांग ये है कि अभी तक 18-20 का सेशन का पीजी का नहीं कंप्लीट हुआ, जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया और सेमेस्टर 4 के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे मांग है कि जल्द से जल्द इसका कराया जाए निरादान। हम लोग की मांग है, जो हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है, 3 साल सेशन लेट है। ग्रेजुएशन का जो होता है 17 to 20 सेशन हमारा है, 3 साल में अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया गया है। ये क्या बना के रखे हैं? 6 साल में हम लोग को कौन सा डिग्री लेना है? 3 साल में हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा करें, जिसमें 3rd ईयर का हम लोग 17 to 20 सेशन है। 3rd ईयर के एग्जाम हम दिए हुए थे दिसंबर में, 20 दिसंबर को 2020 दिसंबर में दिए थे, जिसमें 90% बच्चे को फेल कर दिया गया है। क्यों फेल किया गया? जब पूछा गया वहाँ पे कंट्रोलर से, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में गड़बड़ी था। उसका हम क्यों भुगते जब कंप्यूटर में गड़बड़ी था? तो ये छात्र जिस मगध विश्वविद्यालय से आते हैं वहाँ एक नियमित कुलपति तक नहीं है, और पुराने कुलपति और कई दूसरे लोग भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। लेकिन दिक्कत है कि राजभवन और नीतीश कुमार दोनों के बीच तालमेल ना होने से ना तो सत्र नियमित है और ना अधिकारियों का चयन हो पा रहा है। प्रोटेस्ट हम अपने रिजल्ट के लिए आए हैं। हमें हमारी जो लंबित रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। जो मेरा 10 महीना पहले एग्जाम हुआ था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हमें अपना रिजल्ट चाहिए। मांग जायज, आखिर परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी तो छात्र का तो समय बेकार होता है। और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, लेकिन परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीना से साल भर में सभी विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी। बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपनी परेशानी के कारण आज अगर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं तो उसके लिए जिम्मेवार 2 ही लोग हैं। एक मेरे पीछे राजभवन में बैठने वाले राज्यपाल, जो इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 16.5 वर्षों से अधिक से शिक्षा विभाग को अपनी पार्टी के कब्जे में कर रखा है। क्योंकि इन दोनों के पास विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए इच्छा शक्ति का न केवल अभाव है, बल्कि जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं बिहार में सभी आसमान की ओर आंखें लगाए बैठे हैं कि कब बरसात होगी और उन्हें थोड़ी राहत महसूस होगी। दरअसल बिहार में अगले 1 हफ्ते भी अगर बारिश नहीं हुई तो पूरे राज्य को अकालग्रस्त घोषित करना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने माना है कि इस साल अब तक मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल होने के कारण मात्र 35% खेतों में धान की रोपाई संभव हो पाई है। देखते हैं रिपोर्ट। मानसून ने धोखा दिया है और उसकी जो भविष्यवाणी होती है विभाग के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, सही नहीं साबित हुई। ये रोना है बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का, जिनके अनुसार राज्य के जिस 35 लाख हेक्टेयर इलाके में धान की खेती होती है उसका 65% हिस्सा पड़ती पड़ा है, और किसान कह रहे हैं कि हालात अब विकट है। बहुत समस्या है। हमारे जगदीशपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत का 10% भी रोपनी नहीं हुआ है। जो 10% रोपनी हुआ है वो भी सूख रहा है, ट्यूबवेल भी फेल हो रहा है, यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ बिजली भी नहीं है। किसान जो रोपा है उस रोपा भी वो भी सूख रहा है, बिचरा है, कुछ बिचरा सूख गया। हम लोग का सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण हम लोग का खेत समय से नहीं रो पा रहा है। नहर में पानी भी नहीं आ रही है। कुछ स्टेट ट्यूबवेल भी जो है जिसको चालू नहीं किया जा रहा है, इसी तरह गला करके छोड़ दिया गया है। वो भी चालू होता तो हम लोग का खेत समय से रोपाया जाता, कुछ फसल हो जाता, जिससे हम लोग का अनाज पानी हो जाता है, उसी से हम लोग का चलता है सब घर परिवार। कुछ इलाकों जैसे रोहतास जिले के शिवसागर ब्लॉक में बारिश और नहर के पानी से जो रोपाई हुई वो भी अब सूखने के कगार पर है। रोपनी नहीं होते, अकाल धूल उड़ता सिवान में, भगवान बारिश होते नहीं खन, हल्का खल पानी भइल बा तो उसे का होके हर चल लगे जोते लायक पानी भइल ही नहीं खे।
स्थिति अभी भी गंभीर है। कैसे? और रेनफॉल तो हुआ ही नहीं, जो हुआ उसको खरीफ में धान की खेती उसकी आवश्यकता के हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए रोपनी तो मुश्किल से 25-30% भी होता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान हो या सरकार, सब मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर आस लगाए बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे किसान अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। रोहतास से अजय पांडे और आरा से मिराज के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया है और ये देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। चाइनीज कंपनी वीवो के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे को दायर कर ये बड़े आरोप लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा के कई एकड़ इलाके में फैली चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो, इस कंपनी पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप है। इन्हीं आरोपों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने 21 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके इस कंपनी को देश के लिए खतरा बताया। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा है कि ये कंपनी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, साथ में देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए ये कंपनी एक खतरा है। ये जो बातें हैं वो ईडी ने 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कही है। दरअसल ईडी इस कंपनी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने इसी साल जुलाई के महीने में इस कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के करीब 48 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दरअसल इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में ईडी ने वीवो और उसकी 22 सहायक कंपनियों के 48 ठिकानों की तलाशी ली। तलाशी के बाद इनके 119 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। इन बैंक खातों में 465 करोड़ रुपए का बैलेंस था। छापेमारी में वीवो इंडिया की 66 करोड़ रुपए की एफडी, 2 किलो सोना और 75 लाख रुपए कैश मिला। बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ वीवो कंपनी के लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए। उसके जवाब में ईडी ने हलफनामा दायर किया। ईडी के मुताबिक 1,25,185 करोड़ रुपए की कुल बिक्री आय में से वीवो इंडिया ने लगभग आधा पैसा चीन भेज दिया। ईडी ने दावा किया कि भारत में टैक्स के भुगतान से बचने के लिए कंपनियों ने भारी नुकसान दिखाने के लिए ये रकम ट्रांसफर की। वीवो की सहायक कंपनियां चीन और हांगकांग से चलाई जा रही हैं और इनके निदेशक देश छोड़ चुके हैं। उनके पते और दस्तावेज फर्जी पाए गए। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं एचआईवी पीड़ित मरीजों की परेशानी की। एचआईवी पॉजिटिव मरीज दवाइयों की कमी के चलते दिल्ली के नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पर पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मरीजों का यह आरोप है कि देश में कुछ जगहों पर तो बिल्कुल भी दवाई नहीं मिल रही, कहीं महीने भर की जगह 5 से 7 दिनों की ही दवाई बची है। देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट। अभी जीना सीखा था एचआईवी के साथ, लेकिन अब दोबारा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। इस बीमारी के साथ अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा लगने लग गया है। ये दर्द एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का है। पहले बीमारी ने डराया और अब सिस्टम दम निकाल रहा है। दवाओं की कमी से जान पर बनाई तो दिल्ली में जनपथ रोड पर नैको के दफ्तर की 6ठी मंजिल पर धरना शुरू हो गया। देखिए सर, हम 21 जुलाई से यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। दिल्ली की बात करूँ, पैन इंडिया दवाइयाँ नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और अधिकारियों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड दवाइयाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की दवाई नहीं पहुँची है। और जब तक दवाइयाँ हमें नहीं मिलेगी या तभी लोगों तक नहीं पहुँच जाएगी, कम से कम 1 महीने तक दवाइयाँ अगर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, हम नाको का धन्यवाद करके यहाँ से चले जाएंगे अंदर। इस धरना प्रदर्शन को लेकर जब हमने नैको के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो ना उन्होंने मुलाकात की और ना ही कैमरे पर कोई बात। तरह तरह के लिखे संदेश इनके दर्द भी बयां कर रहे हैं और सरकारी तंत्र की कमियां और खामियां भी। दवाइयों में देरी की वजह ये सब बता रहे हैं कि टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया गया था, जिसे बाद में कैंसिल करना पड़ा।
हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं। पहले कितने दिनों की दवाइयाँ मिलती थी? अभी पहले एक से 3 महीने की दवाइयाँ मिलती थी, तो अभी ये हालात बन गए कि 1 हफ्ते की भी पूरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा हालात चल रहे हैं। तो इसी वजह से आप लोग तो हम लोग इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि अगर दवाइयाँ नहीं, अगर हमें 1 हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा दवाइयों के लिए, तो बहुत ही मुश्किल, और बहुत जगह तो मिल भी नहीं रही। बिहार में, असम में, मणिपुर में ये सिचुएशन हो रखी है, तो कहीं कहीं तो शॉर्टेज ही है पूरी दवाइयों का। आश्वासन मिला है, पर जमीन पर जब तक सरकारी बातों का दम नहीं दिखता तब तक ये डटे रहेंगे। चूक तंत्र ने की, दर्द में वो 15 लाख मरीज हैं जो इससे पीड़ित हैं, करे कोई और भरे कोई। लिहाजा जिम्मेदारी भी तय करनी जरूरी है ताकि फिर से ऐसे हालात न बने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।